स्क्रीन छवि, हाँ बेटा। बेटा 5-10 मिनट लग जाते हैं, तुम थोड़ा रिवाइज कर लिया करो। गार्जियन आ जाते हैं, कई जो गांव के देसी गार्जियन आ जाते हैं, उनको समझाना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे के जन्म से बताते हैं फिर वो सारे कि पहले कैसा था ये, अब कैसा है, इस साल सर कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का फायदा उठाया करो, 10-15 मिनट में रिवाइज कर लिया करो बेटा, जो भी है जैसे भी। चलो लास्ट लेक्चर में बेटा अपन बात करें, कुछ पॉइंट्स अपने रिवाइज भी किए थे बेटा। देखो कैसे करना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें बेटा। एक दो चीजें ध्यान रखना, एक तो जैसे एक दो बच्चों ने पूछा था, वो सभी को बता देता हूं बेटा। देखो एक अपन ने क्या कहा था, द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इज ऑलवेज 2 whatever it may behave like ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, याद है ना। ठीक है, इसकी जो एक रिएक्शन है बेटा, ये तो हमने लिखी थी, जैसे कि H2O2 है, हमें पता है ये कन्वर्ट होता है किसमें, H2O में और O2 में। क्लियर है, ठीक है। इसके लिए हमने कहा था X कैसे लेते हैं, 2 लेते हैं बेटा। ये तो हमने क्या किया, इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रेस्पेक्ट में देखा था, क्योंकि हमें पता है ये -1 -2 और ये 0, तो ये -1 से -2 में होगा। X का देखो चेंज कितने का, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ गया 2। क्लियर है। इसके लिए हमने देखा बेटा, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन -1 से किस में जा रहा है, 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। तो चेंज कितने का, -1 से 0, चेंज 1 का नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2। तो अपन ने कहा था इसके लिए x क्या लेते हैं, 2 लेते हैं हमेशा। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है बेटा, इसका एक्चुअल रीजन क्या होता है, एक बच्चे ने पूछा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे देख लेना कैसे। एक्चुअल में इसकी रिएक्शन में 2H2O2 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि H2O2 के जो 2 मॉलिक्यूल होंगे, एक्चुअल में इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो H2O2 प्लस H2O2 ऐसे होता है। ओके ठीक है, ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं 2H2 प्लस O2। क्लियर है, ठीक है। देखो बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो है, तो दोनों में हमें पता है हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन -1 और -1 की कंडीशन में होगा, यस और नो होगा बेटा। ये देखो -2 है, ये किस में है, 0। क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसकी मैं बात करूं तो देखो ये -1 से किस में जा रहा है, -2, इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो x इक्वल टू देखो -1 से -2 कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम कितने, 2, तो कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। यहां बात करें बच्चों, देखो दूसरा मॉलिक्यूल देखो किस में कन्वर्ट होता है, -1 से ऑक्सीजन किस में जा रहा है, 0 में। क्लियर है, -1 से अगर ये 0 में जा रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अरे माइनस से 0 में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां बात करें x की, -1 से 0 में जा रहा है, चेंज कितने का, 1 का। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों। क्लियर है। इस वजह से देखो ऑक्सीडेशन में H2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अरे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, यस और नो। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। क्लियर है। रिडक्शन में देखो x की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब दूसरा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यस और नो। एक्चुअल रिएक्शन इसका मतलब ये होता है, एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस वजह से क्या आता है, 2 डोनेट किए एक ने, दूसरे ने 2 गेन किए हैं, तो एक्सचेंज कितने का होता है, 2 का ही होता है। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर है। चलो तो ये अपने स्टेटमेंट लिखा था ना, द वैल्यू ऑफ वैलेंसी फैक्टर फॉर H2O2 इज ऑलवेज 2 whatever it may behave like ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। इसके पास में ये रिएक्शन और लिख लेना, एक्चुअल रिएक्शन इसकी क्या होती है, जो स्टामा करके हमने पॉइंट लिखा था। बात समझ में आ गई, कहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, चलो आगे बात करते हैं बेटा। देखो एक बच्चों, देखो एक हमने एक पॉइंट लिखा था, क्या नोट लगा के, देखो जस्ट इसके नीचे एक नोट लगा के एक पॉइंट और लिखा है, द वैल्यू ऑफ वैलेंसी फैक्टर फॉर HCl Br I एटम्स आर जनरली
2। ठीक है, कोई रिएक्शन अगर दे रखी है उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हमने लिखा था HCl Br, इनके लिए x कितना लेना है बेटा, 2 लेना है। बात समझ में आई क्या? इसका रीजन तो ध्यान होगा बेटा। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, देखो कैसे देखो, मान लो कोई रिएक्शन मैंने ऐसे लिखी है, कोई रिएक्शन ऐसे लिखी है, तो एक्चुअल में क्या होगा, NaCl, ये मेरा बताने का पर्पज क्या था, जैसे NaClH2, हाफ H2 ऐसे ही तो बनेगा। लेकिन हमें पता है बेटा, देखो ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, NaCl तो हमने कर दिया, एक्चुअल में बैलेंस रिएक्शन क्या होती है, इस टाइप से होती है, ये 2 NaCl और क्या होगा 1 H2। क्लियर है? अब बच्चा इस चीज को रटाफिकेशन से अगर करेगा, या हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है +1, यहाँ पर कितना है 0, तो ये +1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, इसका मतलब 1 का चेंज आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड। सर ने कहा था ये तो इंक्लूड करना ही नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, 1 करेगा। क्लियर है? लेकिन होता कितना है बच्चों, 2 होता है। मैंने ये 3-4 एग्जाम्पल क्यों लिखाए हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्यों? एक्चुअल में ये क्या होते हैं, H2, Br2, Cl2, I2, इनकी फॉर्म में स्टेबल होते हैं, तो आपको 2-2 करके ही कंसिडर करना है, इसलिए मैंने स्पेशली लिखाया। बच्चा समझ में आ गया? क्लियर है? बच्चा नॉर्मल कॉन्सेप्ट से अगर देखेगा तो देखो 1 एटम है तो 1 का चेंज आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम 1 करेगा, 1 के रेस्पेक्ट में, तो तब करते हैं जब ओनली H से H+ की फॉर्म में स्टेबल हो। लेकिन हमें पता है ओनली H स्टेबल है क्या, नहीं। हाइड्रोजन की रिएक्शन क्या होती है, H2 से 2H+ या 2H+ से H2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है बेटा? तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके लिए X कितना करना है, 2 लेना। क्लियर है? ये जो पॉइंट लिखा था हमने नोट लगा के, इसके साथ एक पॉइंट और ऐड कर लेना बच्चों। एक पॉइंट तो ये लिखाया था, आपसे बोला जाए एक पॉइंट और लिखो, वैलेंसी फैक्टर फॉर CO2, जो नोट लगा के एक पॉइंट हमने लिखा था, इसके साथ में एक पॉइंट और लिख लो बच्चों, वैलेंसी फैक्टर फॉर CO2, वैलेंसी फैक्टर फॉर CO2 बताओ बेटा कितना होगा। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, आज जो ड्रॉपर बच्चों को मैंने पूछा, सबको, रिपीटर को, सारे बच्चों का गलत आंसर था, हिंदी इंग्लिश मीडियम में सारे बैच में सारे बच्चों का गलत आंसर था। तो ये ध्यान है ना, कई जगह काम आएगा, क्योंकि जब मैं उसकी रिएक्शंस करवाता हूँ मेरे दिमाग में आ गया, मुझे पता था वो गलती कहाँ करेंगे, मुझे लगा कुछ बच्चे तो शायद सही बताएंगे, सभी का गलत आंसर था। क्या होगा बेटा, CO2 को आपसे बोला जाए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, क्या होगा, 2 या 4, कैसे? नंबर लिख देंगे, आंसर सही है बेटा, लेकिन हमारा रीजन गलत है। देखो प्रिंस छवि 4 सभी बच्चों ने यही बताया था, एक ऑक्सीजन पर -2, 2 पर -4, तो कार्बन पर कितना आ गया, +4, लेकिन गलत है बेटा, ध्यान रखना। एक्चुअल में CO2 की जो रिएक्शन के लिए वैलेंसी फैक्टर कंसिडर्ड होता है बेटा, ऑक्सिलेट आयन वाली रिएक्शन के रेस्पेक्ट में होता है, याद है ना। ऑक्सिलेट आयन वाली रिएक्शन से CO2 का फॉर्मेशन होता नहीं होता, इस रिएक्शन में हमें पता है X कितना होता है बेटा, तो ये ध्यान रखना, ना कि +4 और -4, कई क्वेश्चन में काम आएगा, ध्यान रखना। CO2 उसके लिए X हमें जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में सोल्व करने के लिए, 4 के चक्करों में मत रहना बेटा, कितना होता है 2, ये ध्यान रखना। सभी बच्चों, ड्रॉपर का भी सभी का गलत था, इस सर +4 -4 4 होना चाहिए, कितना होता है 2 होता है, 4 होता है तो मैं पूछता ही नहीं। क्लियर है बेटा? लिखो, नोट लगाए, दूसरा पॉइंट लिख लो, वैलेंसी फैक्टर फॉर CO2 इक्वल टू 2, वैलेंसी फैक्टर फॉर CO2 इक्वल टू 2। क्लियर है? क्यों होगा, ऑक्सिलेट आयन वाली रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हमने देखा बेटा कैसे होता क्या होता है। क्लियर है? चलो चलो ये हो ही गया। चलो हम बात कर रहे थे बेटा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, हम बात कर रहे थे क्या होता है कैसे होता है, 2-3 पॉइंट्स हमने लिखे थे बच्चों, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये 1-2 चीजें जो खासकर हमसे गलती करवाएगी, और ड्रॉपर बच्चे भी गलती कर रहे थे, तो मैं आपसे तो श्योर गलती होनी है, तो मैंने साथ में ऐड करवा दिया ये, कि जब भी आप रिवाइज करो, जहाँ गलती के चांस आए तो हमें आइडिया होना चाहिए सर ने कैसे बताया है, क्यों बताया है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बेटा आगे बात स्टार्ट करते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे थे बेटा इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, हेडिंग तो आपने लिख रखी है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट,
इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने कहा था 2-4 पॉइंट्स इसके हमने डिस्कस किए थे बेटा। क्या इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट भी क्या होता है, सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की क्या होती है बच्चों, एक यूनिट होती है। जैसे अपन बोलते हैं ना मोल, 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल, 10 मोल, वैसे ही 1 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट, 5 इक्विवेलेंट, 10 इक्विवेलेंट, ये कई क्वेश्चंस में यूज होगा बच्चों। ओके, यानी मोल भी सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की यूनिट है, इक्विवेलेंट भी यूनिट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, वैलेंसी फैक्टर का। मोल में ओनली एंड ओनली अमाउंट आता है, जबकि इक्विवेलेंट में क्या आता है बेटा, अमाउंट के साथ साथ वो किसको एक्सप्लेन करता है, चार्ज को भी रिप्रेजेंट कर देता है, क्योंकि साथ में इसमें एक्स भी इंक्लूड होता है बेटा। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे अपन ने कहा था मोल के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, मोलरिटी के टर्म्स में भी होता है, और जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में होता है, वेट के टर्म में होता है, वॉल्यूम के टर्म में होता है, वैसे ही इक्विवेलेंट के भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं बच्चों। तो जैसे अपने लिखा था, एक फॉर्मूला क्या होता है N इंटू वी लीटर, एक होता है बेटा W अपॉन E, एक होता है मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स। कैसे होता है ये तो ध्यान है ना, यस और नो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जिस कंडीशन में क्वेश्चन गिवन है या जिस कंडीशन में आस्क है, उसी में हम इक्विवेलेंट को अप्लाई कर लेंगे। अगर नॉर्मेलिटी, N फॉर नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स में बताया, याद है ना, अगर क्वेश्चन हमें कंसंट्रेशन की बात करा है, N इंटू वी वाला यूज कर लेंगे, वेट की बात करा W अपॉन E यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर मोल की टर्म में बात करा है तो मोल इंटू एक्स यूज कर लेंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है। फिर अपन ने कहा था बेटा, ये तो था इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट हमें कैसे यूज करना है, इसके रेस्पेक्ट में क्या क्या थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, कि एक केमिकल रिएक्शन में ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, अरे सीधी सी बात है बेटा, नेचर में जो भी पैरामीटर होते हैं, स्टडी हम करते हैं, एक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं नहीं करते, कैसे, जैसे नेचुरली हम बात करें, सीधी सी बात है, कोई बच्चा फर्स्ट है या सेकंड है, या उसका स्कोर क्या है, अच्छा है या बुरा है, उसको कंपेयर करने के लिए साथ में कोई दूसरे का स्कोर भी तो होना चाहिए। बात समझ में आई क्या, किसी बच्चे का 80% स्कोर अच्छा है या बुरा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही लग रहा है, लेकिन स्कोर कम है या ज्यादा है, ये कंपेयर करने के लिए साथ में क्या होगा, दूसरा स्कोर भी होना चाहिए। हमें पता है किसी बच्चे 90 है तो हम कह देंगे इसका स्कोर कम है। क्लियर है, किसी बच्चे 70 है तो अपन कह देंगे इसका स्कोर ज्यादा है 80 वाले का। समझ में आ गया, तो कंपैरेटिवली अगर हम स्टडी करते हैं तो हमेशा कंपैरिजन से करते हैं कि इसका इतना इसका इतना। जैसे नेचर में सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा, स्पीड को जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, लाइट के रेस्पेक्ट में करते हैं। नेचर का फिक्स पैरामीटर है कि लाइट की स्पीड ये है, इसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल की स्पीड क्या है, बात खत्म। क्लियर है, वैसे ही जब रिएक्शंस में हम बात करते हैं बच्चों कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके COD बनाते हैं, तो कितना ए और बी रिएक्शन करेगा, कितना COD बनेगा, ये सब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन के लिए जो सबसे बेस्ट यूनिट यूज की गई वो कौन सी होती है, इक्विवेलेंट होती है बेटा, इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है, एक रूल फिक्स कर दिया कि कोई भी रिएक्टेंट हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, एक रिएक्शन में सभी के इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, कैसे बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे अपने लिखा था 2A + 3B इक्वल टू अपने लिखा था 4C + 5D, याद है ना बच्चों, ध्यान रखना, हमने क्या कहा था, ये जो रिएक्शन है उसमें A और B क्या है, रिएक्टेंट है, COD क्या है, प्रोडक्ट है, तो अपने क्या कहा था, A के इक्विवेलेंट बराबर है B के इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, C के इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, D के इक्विवेलेंट। चाहे कैसी भी कंडीशन हो कि सभी के इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। और मैंने कहा था फिजिकल के क्वेश्चंस में तो बेटा ये रामबाण फॉर्मूला है, रामबाण इलाज है बेटा, ध्यान रखना, जो हमेशा अप्लाई होगा। कैसे, जब भी आपको कंपेरिजन वाली कंडीशन आ जाए, इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी कितनी होगी, काम खत्म। अगर दो का कंपैरिजन करवा रखा है, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट, बात समझ में आई, इसका इतना है तो ये कितना होगा, तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो, क्योंकि जब दोनों की रिएक्शन होगी, कुछ भी हो बेटा, रिएक्शन हो चाहे फॉर्मेशन हो, हमेशा बराबर इक्विवेलेंट होंगे। तो जिसको गिवन है, जिसको आस्क है, दोनों के इक्विवेलेंट लिख दो। जैसे A इतना है तो B कितना होगा, B इतना पार्टिसिपेट करता है तो C कितना बनेगा, C इतना बन रहा है तो D कितना बनेगा, D इतना बनता है तो A कितना पार्टिसिपेट करेगा। किसी एक की वैल्यू देके किसी की भी पूछी जाए, जिन दो का डिस्कशन कर रखा है उनके इक्विवेलेंट बराबर कर देना। क्लियर है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो गिवन है वो किसकी टर्म में गिवन है, जो आस्क है वो किसकी टर्म में आस्क है, उसी के अकॉर्डिंग हम इक्विवेलेंट को कंपेयर कर लेंगे। कंसंट्रेशन की बात करा तो इक्विवेलेंट को N × V में मॉडिफाइड कर लेंगे, वेट की बात करा W/E से कर लेंगे, मोल की बात करा तो N × X से कर लेंगे। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो अपन ने क्या कहा था, सभी के इक्विवेलेंट क्या करेंगे, आपस में बराबर होंगे। लेकिन अपन ने कहा था बेटा Na = NB = NC = ND, ये भी बराबर होंगे ना,
यस और नो? नो बेटा, अपन ने कहा था ये बराबर नहीं है। क्यों? साफ साफ ये तो दिखाई दे रहा है। इसके कितने मोल है? 2 मोल। इसके कितने? 3, 4 और 5। लेकिन अगर हमें इनको इक्वल करना है तो क्या करेंगे? Na/2, Nb/3, Nc/4 और Nd/5। यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, क्योंकि हमें पता 2 मोल थे, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 1। 3 मोल थे, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 1। जिसके 4 मोल थे, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 1। 5 थे, उसको किससे कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 1। अब मैं सभी को इक्वल लिख सकता हूं। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के क्या होंगे? इक्वलेंट हमेशा इक्वल होंगे। लेकिन ध्यान रखना, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेट और वॉल्यूम ये भी सभी का इक्वल हो। यस और नो? मोल, मैंने क्या कहा? एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वलेंट हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल, वेट, वॉल्यूम ये इक्वल हो जरूरी है क्या? यस और नो? नो बेटा, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेट, वॉल्यूम ये सब क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। हमेशा डिफरेंट हो जरूरी नहीं है बेटा। जैसे इसके 2 इक्वलेंट हो तो जरूरी है क्या इसके इक्वलेंट 2 से अलग ही हो? और इसके जैसे मान लो 2 मोल है तो ये भी 2 से डिफरेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? डिफरेंट भी हो सकते हैं और 2 मोल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते? तो ये ध्यान रखना, इक्वलेंट तो हमेशा सभी के इक्वल होंगे बेटा, लेकिन मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेट और वॉल्यूम में भी सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? ये स्टेटमेंट तो अपने लिख लिया था ना, द इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज इक्वल ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यस और नो? क्लियर है? चलो बेटा, इसके आगे एक स्टेटमेंट और लिख लो। लिखो लिखो, द मोल कॉमा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल कॉमा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉमा वेट the mole comma number of particles comma weight and volume लिख लिए? for all reactants and products for all reactants and products for all reactants and products are may be same or different, 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 are may be same or different during a chemical reaction, during a chemical reaction, during a chemical reaction। लिख लिए? बात समझ में आई क्या? मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, मास क्या हो सकते हैं बेटा? सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, वेट, वॉल्यूम, मास वगैरह ये सब क्या डिफरेंट भी होंगे तो भी इक्विवेलेंट क्या रहेंगे? बराबर ही होंगे बेटा, क्योंकि इक्विवेलेंट को हम मोल, मास, वॉल्यूम सभी की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे एक बच्चे का मैसेज आया, प्रिंस क्या बोला बेटा? सर ऐसे क्वेश्चन तो पहले मोल वाले कॉन्सेप्ट में भी तो किए थे। बिल्कुल बेटा, मोल में हमने किए थे, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल इतने हैं तो इसके क्या होंगे, इसका वॉल्यूम इतना है तो इसका क्या होगा। वो तो ओनली फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका वेट है तो इसका कितना होगा, इसका वॉल्यूम है तो इसका कितना होगा। लेकिन ये किसको पूछेगा? रिएक्शन वाले को। ये इतना रिएक्शन करता है तो ये कितना करेगा, ये इतना रिएक्शन करता है तो ये कितना बनेगा, ये कितना रिएक्शन करता है तो ये कितना बनेगा, ये इतना बनता है तो ये कितना रिएक्शन करेगा। समझ में आ गया? जहां बात रिएक्शन की आ जाए, कंपैरिजन की आ जाए, वहां पर बेटा इक्विवेलेंट सबसे बेस्ट मेथड है कंपेयर करने के लिए, क्योंकि रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तो करेगा नहीं करेगा। अरे अपन बोलते हैं इनर्ट गैस इनर्ट होती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो न इलेक्ट्रॉन ज्यादा है न कम है, सीधी सी बात है। जितने स्टेबल होने के लिए चाहिए उतना ही है, तो न इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा न गेन करेगा। इसका मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन करने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्यों करता है? क्योंकि स्टेबल नहीं है, उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। या तो डोनेट करेगा या फिर क्या करेगा? गेन करेगा। क्लियर है? तो जहां बात रिएक्शन की आ जाए बेटा, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की बात करेगा। और इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की बात करेगा वहां पर वैलेंसी फैक्टर इंक्लूड करना ही करना है। इस वजह से जहां कंपैरिजन वाली बात आ जाए, रिएक्शन वाली बात आ जाए,
तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट से ही कंपेयर करना है। बाकी सीधे जैसे मोल में अपन किया था, मास वॉल्यूम का सीधा कंपैरिजन हो, इसका मास इतना दिया क्या होगा, इस गैस का वॉल्यूम ये है तो इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, उसमें रिएक्शन नहीं करवा रहा, सीधा कंपेयर करके पूछा तो दो इक्वेशन बना के रेशियो करके हम कर सकते हैं बेटा। समझ में आ गया, यस और नो। बाकी बेटर मेथड तो क्या है, इक्विवेलेंट उससे भी बेटर है क्योंकि उसमें साथ में चार्ज भी आ जाएगा। बात समझ में, उससे हमेशा सही आंसर है कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इससे हमेशा सही आएगा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। तो पीछे जो हमने किए थे बेटा, उसमें हमने रिएक्शंस वगैरह करवा के नहीं देखा था, फिक्स अमाउंट के रेस्पेक्ट में अपन ने डिस्कस किया। ओके सर, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, अपन रिएक्शन लिखेंगे, ये इतना रिएक्शन करके ये बनाता है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, कंपेरिजन अपन करेंगे, ठीक है। चलो बेटा बच्चों एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट तो पूरा लिख लिया ना, इक्विवेलेंट हमेशा सेम होंगे, मोल मास वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी सेम और डिफरेंट, क्लियर है। चलो एक बात बताओ बेटा, एक स्टेटमेंट में और बोल रहा हूं, बताना ट्रू एंड फॉल्स में। द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को डिटरमाइन करने में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज करेंगे, यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो दो ऑप्शन मैं दे रहा हूं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज करेंगे किसके डिटरमिनेशन में, मोल में या इक्विवेलेंट में। इक्विवेलेंट में करेंगे क्या, यस और नो, बिल्कुल बेटा मोल में करेंगे, सीधी सी बात है। अरे यहाँ 2 लिखा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपने क्या कहा था, किसी रिएक्शन से पहले जो डिजिट्स होती है उन्हीं को तो कहते हैं बेटा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, अपन ने लिखा है क्या 2 इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट, 4 इक्विवेलेंट, 5 इक्विवेलेंट, यस और नो। लेकिन मोल के लिए जरूर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, यस और नो, क्लियर है बेटा, ठीक है। लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, लिखो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients are included, stoichiometric coefficients, बिल्कुल stoichiometric coefficients are included in determination of moles. Stoichiometric coefficients are included in determination of moles. But not included, but not included but not included, but not included in determination of equivalent. फ्रेंड्स मोल में करेंगे और इक्विवेलेंट में मोल आ जाएगा, बिल्कुल बेटा बात सही है, बट नॉट इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट, क्लियर बेटा। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होता है, मोल को डिटरमाइन करने में उनका यूज करेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट में इनका कोई यूज नहीं करेंगे, ओके। इसका रीजन क्या बेटा, इक्वेशन जो लिखी है उससे भी हम समझ सकते हैं, और घूम फिर के मतलब वही है बेटा, क्या, सपोज करो बेटा इसका चार्ज आ रहा है, मान लो A+2 है, सपोज करो इसका चार्ज आ रहा है A+2 है, तो देखो इसका मतलब 1 मोल का क्या रहा चार्ज +2 है, तो 2 मोल का कितना हो गया +4। इसका मतलब ओनली मोल मैंने बोला है 2 मोल का चार्ज कितना है, 1 मोल का +2 है, लेकिन 2 मोल का कितना होगा +4। मोल के लिए इस 2 का यूज किया नहीं किया, लेकिन मैं इक्विवेलेंट लिखूं इसमें इस 2 से मुझे मतलब है क्या, क्योंकि इक्विवेलेंट में मोल के साथ चार्ज ऑटोमेटिक इंक्लूड है बेटा, समझ में आ गया, यस और नो। तो कोफिशिएंट कितना है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है बेटा। अगर हमने इक्विवेलेंट बोल दिया तो उसमें क्या आ गया, मोल और चार्ज दोनों इंक्लूड हो गए, क्लियर है। मोल में क्यों करेंगे कि ये जो चार्ज की फॉर्म में लिख रखा, तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में +2 चार्ज है, 2 मोल का कितना हो जाएगा, डबल कर देंगे, क्लियर है। अपन यही तो करते हैं, अपन ने लिखा था 2O-2, याद है ना, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, तो 2 का कितना हो जाएगा -4, क्लियर है बेटा, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट की बात करें तो अपन ने कहा था चाहे O-2 हो चाहे 2O-2 हो, ये बताओ इक्विवेलेंट दोनों का कितना आता है, कैपिटल E, दोनों का 8 आता नहीं आता, आता है, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होता है फिक्स होता है, तो इक्विवेलेंट वेट भी क्या होगा फिक्स होगा, समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो, ठीक है। चलो बेटा इसके 2-3 रूल्स और क्या बोला समझ में तो आया ना, क्लियर है बेटा, ये ध्यान रखना।
जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है ओनली मोल के डिटर्मिनेशन में उनको इंक्लूड करेंगे, इक्विवेलेंट के लिए उनका कोई यूज नहीं है बेटा। क्लियर है? चलो अब बात करें, देखो 2-3 रूल्स है जो हमारे क्वेश्चंस में भी हमारे काम आएंगे बच्चों। कैसे? एक तो ध्यान रखना, कोई कंपोनेंट, कोई कंपाउंड होता है, कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स है सभी के इक्विवेलेंट क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। मैंने क्या बोला? कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सभी के इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे? फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा है AX BY CZ, मतलब समझ रहे हो ना? ABC का मतलब क्या है? ये जो कंपाउंड बना है उसके बेटा कौन कौन से एटम से मिलकर ये बना है? तो ये ABC उसके एटम्स हो गए। XYZ क्या है? उनके नंबर ऑफ एटम्स हो गए। जैसे H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर बना है, उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। वैसे ही XYZ उनके नंबर ऑफ एटम्स हो गए। तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स का मतलब है इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। ओके, चाहे कोई सा भी कंपोनेंट हो सभी के इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। A के इक्विवेलेंट B के इक्विवेलेंट इक्वल टू C के इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ एटम कितने हैं इससे तो हमें पहले ही मतलब नहीं होता है, लेकिन जितने भी कंपोनेंट है ये एक एक रूल क्वेश्चन में काम आएगा। ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स है सभी के इक्विवेलेंट क्या होंगे? बराबर होंगे बेटा। ओके, लिखो लिखो द इक्विवेलेंट ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ the equivalent of all components the equivalent of all components of a molecule or compound the equivalent of all components of a molecule or compound the equivalent of all components of a molecule or compound the equivalent of all components of a molecule or compound are always equal। एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के सभी कंपोनेंट्स के जो उसके इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल चलिए क्या? ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखो बेटा। द इक्विवेलेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड, जो ब्लॉक करते हैं बेटा ब्लॉक कर लिया करो, रिवीजन के टाइम आपको बहुत हेल्प करेंगे। बस ऐसे बच्चे चाहिए मुझे क्लास में, ठीक है? जरूर के लिए बेटा शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन के, ये चीज तो मुझे ध्यान होनी चाहिए सर टेस्ट में। शाबाश बेटा, ऐसे बच्चे भी चाहिए, ठीक है? कल जो हो जाएगा बेटा कल तक आएगा, ठीक है? अपना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आज इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा हो जाएगा, कल इसके क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेंगे सारे। तो टेस्ट में कल जहाँ क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के, मोल कॉन्सेप्ट जहाँ तक आपने हेडिंग लिखी थी कल इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, वहां तक कंप्लीट आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो लिखो द इक्विवेलेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड, द इक्विवेलेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड, the equivalent of a molecule or compound is also equal to the equivalent of a molecule or compound is also equal to equivalent of is also equal to equivalent of its all components। The equivalent of a molecule or compound is also equal to equivalent of its all components। देख लिए क्या बोला बच्चों? एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो होता है बेटा उसके इक्विवेलेंट भी क्या होंगे? उसके सभी कंपोनेंट के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। बच्चा सोचेगा थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड सा लग रहा है, कैसे बेटा? देखो एग्जांपल से समझना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला है AX BY, ये अपने कोई एग्जांपल लिया बेटा AX BY, ठीक है? इस एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें बच्चों, देखो कैसे मैंने क्या कहा, एग्जांपल अपने लिया है AX BY, ऐसा कोई कंपाउंड बेटा, हमने क्या बोला है? किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के इक्विवेलेंट है, यानी AX BY ये कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, इसके इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे? इसके कंपोनेंट्स के। इसके कंपोनेंट कौन कौन है? अरे A और B है बेटा, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे? A के इक्विवेलेंट और किसके बराबर होंगे? B के इक्विवेलेंट, इसके भी बराबर होंगे। सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लग सकता है,
लेकिन बात वही है बेटा, कैसे कि ये जब ax by है, इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो ये कैसे बनेगा, xa प्लस वाई और वाई बी माइनस एक्स, यस और नो। अरे होता है नहीं होता, खुद की डिजिट खुद से पहले दूसरी डिजिट पावर में। तो बेटा इस रिएक्शन में देखो, ये रिएक्शन जो हमने लिखी है उसमें हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा, यस और नो। तो ये रिएक्टेंट की फॉर्म में है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे ax by के इक्विवेलेंट, और ये दोनों जो प्रोडक्ट है या नहीं है, और इक्विवेलेंट के लिए हमें पता है xy का यूज करना है क्या, कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है बेटा। तो क्या करेंगे, किसके इक्विवेलेंट है, a प्लस वाई के इक्विवेलेंट, या फिर किसके इक्विवेलेंट होंगे साथ में, e b माइनस के इक्विवेलेंट। बेटा समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो, मैंने क्या कहा समझ में आ गया, क्लियर है, सीधी सी बात है बेटा। ये जब ब्रेक होगा इनकी फॉर्म में ब्रेक होगा, और हमें पता है ये रिएक्टेंट हो गया, तो सभी रिएक्टेंट सभी प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट का यूज तो हमें करना ही नहीं है। तो ए के इक्विवेलेंट प्लस ए के इक्विवेलेंट और बी के इक्विवेलेंट, ध्यान रखना डिफरेंस कहां पर आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट तो क्या होगा इसका प्लस इसका, याद है ना, लेकिन इक्विवेलेंट सभी के क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा, क्लियर है, नोट करो, स्टेटमेंट पूरा लिख लिया ना। द इक्विवेलेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज आल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ इट्स ऑल कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट्स है मैंने इसको आयंस में ब्रेक करके लिख दिया बेटा, ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया था ए और बी के। चलिए चलिएगा, एक चीज बेटा और ध्यान रखना, एसिड बेस के क्वेश्चन में बहुत काम आएगा बेटा। देखो एक बार बार एक वर्ड यूज होता है बेटा, कई जगह वर्ड आएगा न्यूट्रलाइजेशन या टाइट्रेशन, ओके, क्या वर्ड यूज होगा, न्यूट्रलाइजेशन या टाइट्रेशन। ये हॉरर वर्ड जो आपको लग रहा है, सिंपल सा मीनिंग यही है, अपोजिट नेचर वाले सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाना, काम खत्म। क्या कहा, अपोजिट नेचर वाले सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन करवाना। अरे सीधी सी बात है, दो आपस में एनिमी है बेटा, बहुत भयंकर गुस्से में है, मैं जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो खून पी जाऊंगा, ये बात है, दूध पी जाऊंगा, जो भी है बेटा, बोलते हैं ना आपस में धमकी देते हैं, आपस में अच्छे से लड़ेंगे झगड़ेंगे, लास्ट में ठंडे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बात खत्म, न्यूट्रल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अपने अपोजिट नेचर वाले अपने एनिमल के साथ एनिमी के साथ रिएक्शन करके क्या करना, मामले को ठंडा कर देना, बात खत्म, कुछ नहीं करना। जैसे नॉर्मल एनिमल्स में फाइट देखते हो आप, लास्ट में न्यूट्रल होके भाग जाते नहीं भाग जाते, ठीक है, वही होता है बेटा, सेम केस। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, ये जो वर्ड यूज करा है बेटा घूम फिर के मतलब वही है, अपोजिट नेचर वाले सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन करवाना। और सबसे ज्यादा ये होता है एसिड बेस में, जस्ट इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन है बेटा, ठीक है, साथ होंगे कभी चैन से बैठ सकते हैं क्या, नो, सेम कंडीशन, एसिड बेस तो देखते ही कर देना। तो मेरा कहने का स्टेटमेंट क्या है, ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस always equivalent of acid and base are participate in chemical reaction। बात खत्म। मैंने क्या बोला, एसिड बेस की जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमेशा एसिड और बेस दोनों के बराबर इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, क्लियर है, ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे, सिंपल सी बात है बेटा, ये एसिड है ये बेस है, सपोज करो इसके 5 इक्विवेलेंट है और इसके 10 इक्विवेलेंट है, तो ये बताओ बेटा इसके 5 इक्विवेलेंट इसके 10 इक्विवेलेंट से रिएक्शन कर सकता है क्या, नहीं बेटा, इसके 5 रिएक्शन हमेशा होगी एलआर के रेस्पेक्ट में, इसके 5 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये भी कितना करेगा, 5 ही करेगा, 5 हमेशा 5 से रिएक्शन करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। एसिड तो 0 हो गया, तो बेस क्या हो गया, 5 बच गया, ये अपना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, क्लियर है। ये अगर 10 इक्विवेलेंट है, ये कितना है बेटा 5 इक्विवेलेंट, तो ये 10 इसके 5 से रिएक्शन कर सकता है क्या, नो, इसका 5 इक्विवेलेंट अगर पार्टिसिपेट करेगा तो ये भी कितना करेगा, 5 करेगा, ये तो 0 हो गया, ये अपना कैरेक्टर शो करेगा, सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। ये अगर 5 है बेटा, ये भी 5 है, तो फाइनली ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अब सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है बेटा, समझ में आ गया।
यस और नो। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में एसिड बेस नाम आ जाए क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना, क्वेश्चन को वैसे नहीं छोड़ना बेटा, क्वेश्चन तो करना है अपन को, लेकिन सबसे पहले क्या कर देना, ई एसिड इज इक्वल टू ई बेस, काम खत्म। मैंने क्या कहा, एसिड बेस नाम आते हैं क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना, सबसे पहले लिख देना एसिड के इक्विवेलेंट इक्वल टू बेस के इक्विवेलेंट। ठीक है, इतने एसिड के लिए कितना बेस चाहिएगा, इतने बेस के लिए कितना एसिड चाहिएगा, बस दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो। अब जो एसिड या बेस हमें गिवन है वो किसकी टर्म में गिवन है, और जो आस्क है वो किसकी टर्म में आस्क है। बस कंसंट्रेशन की टर्म में बोल रहा है तो n इंटू वी लिख देंगे, वेट की बात करा W/E लिख देंगे, मोल की बात करा तो n इंटू एक्स लिख देंगे, काम खत्म। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। लिखो स्टार मार करके, लिखो ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, during the neutralization reaction of acid and base, during the neutralization reaction of acid and base, during the neutralization reaction of acid and base, always equivalent of acid and base, always equivalent of acid and base are participate in reaction during the neutralization reaction of acid and base, always equivalent of acid and base are participate in a reaction। ठीक है बेटा, ये लिख लेना ई एसिड इक्वल टू ई बेस, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट। कर लिए, ठीक है। चलो बेटा, ये अपने बात की अपना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। कल वाले लेक्चर में अपना इतना ही काम बच गया बेटा, इसके क्वेश्चंस। अब जो हमने पढ़ा पिछले 3-4 लेक्चर में, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट और वैलेंसी फैक्टर, ये जो हमने पढ़ा है बेटा, अब कल घुमा फिरा के इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। जो 10-12 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले सारे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, अच्छे से रिवाइज कर लेना आज जाके कॉपी बेटा, यहाँ तक कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट टिप्स पे आ जाएगा। सर ने ये कैसे किया, ये कैसे किया, एक एक रूल्स, एक एक पॉइंट्स, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है बच्चों, क्लियर है। यहाँ तक बात करें, कल इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन बैंक बेटा आपसे सोल्व हो तो ठीक, आज नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कल जो क्वेश्चन कराऊंगा खाली कॉपी वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, कम से कम टाइम कम हो तो पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में सर ने ऐसा क्यों किया, हमें ऐसे करना, सर ने ऐसा क्यों किया, ताकि टेस्ट पेपर में आपको हेल्प मिलेगी बेटा। ओके ठीक है, तो कल एक काम करना, यहाँ तक बेटा अच्छे से कर लेना। इसके बाद चैप्टर खत्म क्या सर? नहीं बेटा, चैप्टर खत्म नहीं है, अभी तो और भी चैप्टर बचा है, ठीक है। एक वीक का काम और बचा है अपने। अभी इसके बाद मेथड्स फॉर कैलकुलेट द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। असाइनमेंट देखा होगा, सेकंड जो असाइनमेंट है, मेथड्स फॉर कैलकुलेट द एटॉमिक मास और मोलर मास, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ड्यूमा मेथड, जेल्डोल मेथड, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद रूल्स फॉर एंड केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शंस के कई सारे रूल्स आएंगे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे बेटा। एसेंस सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, यानी एक वीक का काम और बच गया तो हो जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन टेस्ट में यहाँ तक आएगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तक, ठीक है बेटा। इसकी शीट तो दिवाली की छुट्टी में कर लिए थे, वेरी गुड, अच्छे से कर लेना, कॉपी अच्छे से कर लेना बेटा, शीट कर ली, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी कर लेना बेटा जिसने नहीं किया तो।